नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत, भूमि एवं लोग अर्थात भूगोल विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 2 का, जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। इससे पहले वाले अध्याय को हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसका वीडियो मेरे चैनल के 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम अध्याय 2 भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच पर। यही आपका अध्याय 2 भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। पढ़ते हैं अपने अध्याय को। हमारे अध्याय का नाम है भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फॉर्म। भौतिक स्वरूप में आता है संरचना एवं उच्चावच। संरचना में हम यह समझेंगे कि हमारे भारत देश का आकार किस प्रकार का है, और उच्चावच का मतलब होता है कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा। जैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पठार है। यानी भारत देश का जो ऊंचाई है हर जगह एक नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो इसलिए इसको हम लोग उच्चावच कहते हैं। ठीक है। भौतिक स्वरूप को फिजिकल फॉर्म कहते हैं, संरचना को स्ट्रक्चर कहते हैं और उच्चावच को रिलीफ कहते हैं। ठीक। पहला लाइन ही कह रहा है कि हमारे देश का आकार विशाल है। चलते हैं अपने देश पर। तो आप देख सकते हैं कि यह है हमारे पूरे विश्व का मानचित्र, और यह जो पूरा विश्व है यह 7 महादेशों में बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिसमें से हमारा भारत देश इस एशिया महादेश में है। यहाँ पे है आपका भारत देश। अगर आप विस्तार करेंगे तो यही है हमारे भारत देश का भौतिक स्वरूप। इसको आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो उत्तर का भाग है, इस पूरे उत्तर के भाग में भारत देश के हिमालय का पहाड़ है। ठीक। फिर आप इसके आगे बढ़ेंगे, इसके नीचे, तो देखिए यह जो भाग है यह पूरा मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ सिर्फ खेती होता है। फिर इधर देखेंगे तो यहाँ मरुस्थल है, यह राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ बालू ही बालू मिलेगा आपको। ठीक है। फिर आप थोड़ा और आगे जाएंगे नीचे तो देखिए यह जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है यह पठार है, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं इसको। पठार को इंग्लिश में प्लेट्यू कहते हैं। ठीक। देखिए दोनों बगल समुद्र है, और समुद्र से सटा हुआ जो क्षेत्र है यह तटीय क्षेत्र है। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो समुद्र के अंदर है। जैसे देखिए यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। यह समुद्र के अंदर बसे हुए हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप है, यह भी समुद्र के अंदर है, यहाँ भी बहुत सारे द्वीप है। तो इस तरह से हमारे भारत देश का जो भौतिक स्वरूप है वह एक जैसा नहीं है, हर जगह अलग अलग है। कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, कहीं मरुस्थल है, इस तरह से है। ठीक है। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या है। भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप, भौतिक रूपरेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं, और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की अहम भूमिका रही है। यानी आपका जो भारत है वह 1 साल 2 साल में तैयार नहीं हुआ है, इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगा है। ठीक। और इस करोड़ों वर्ष में कैसे बना है, तो भूगर्भीय हलचल यानी भूमि के अंदर बहुत सारे हलचल होते रहते हैं। ठीक। उन्हीं हलचलों से बना है। और इसके अलावा बाह्य शक्ति, बाहरी शक्ति जैसे अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है विदरिंग, यानी किसी भी चीज़ का सड़ जाना, गल जाना मिट्टी और पानी में। ठीक। अपर्दन का मतलब होता है जैसे देखिए बाढ़ आता है तो एक जगह से माटी उठा के ले जाता है। ठीक है। दहा के ले जाता है, तो उसको हम अपर्दन कहते हैं। और इस अपर्दन को इंग्लिश में कहते हैं इरोजियन। ठीक। और फिर निक्षेपण क्या होता है, तो निक्षेपण जो होता है जैसे बाढ़ कहीं से मिट्टी को उठा के ले गया तो कहीं एक जगह जाकर उसको ढेर लगा देगा। ठीक। तो उसी ढेर लगाने को कहते हैं निक्षेपण। ठीक। यानी डिपोजिट। तो इस तरह से करोड़ों वर्ष में धीरे धीरे करके हमारे भारत देश का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। यही कह रहा है आपका किताब। अब चलते हैं हम आगे। देखिए आगे क्या कह रहा है कि भूगर्भ शास्त्रियों ने, देखिए भूगर्भ शास्त्री का मतलब होता है ऐसे वैज्ञानिक जो भूमि के अंदर की चीज़ों को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक। उनको भूगर्भ शास्त्री कहते हैं, इसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। तो भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित है, किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने कौन सा सिद्धांत दिया है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है। मतलब भूमि के अंदर का जो पढ़ाई करते हैं जो वैज्ञानिक, उनका यही मानना है कि हमारे देश का जो निर्माण हुआ है वह कैसे हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से। ठीक। यह सिद्धांत है क्या, तो इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूप्रपटि कई प्लेटों में विभाजित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी इसी का हिस्सा है। इसको हम मैप पर समझ लेते हैं। तो देखिए यह है आपके पूरे विश्व का मानचित्र, जो ऐसा ही दिखता है। जो रंगीन भाग है यह महादेश है, और जो ऐसे उजला वाला भाग है यह पानी ही पानी है। लेकिन असल में क्या है, हमारा जो पूरा पृथ्वी है वह बहुत सारे प्लेटों में बटा हुआ है। ठीक है। जियोलॉजिस्ट का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा जो पृथ्वी है यह देखिए यह एक अलग प्लेट है, यह एक अलग प्लेट है, यह एक अलग प्लेट है, यह एक अलग प्लेट है। इस तरह से हमारा पूरा पृथ्वी कुछ बड़े बड़े प्लेटों और छोटे छोटे प्लेटों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। और यह जो प्लेट सब है यह धीरे, देखिए यहाँ एरो का निशान है, यह धीरे 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 एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है। तो यही अभी जो आप लाइन पढ़ रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूप्रपटि कई प्लेटों में विभाजित है। समझ में आ गया होगा आपको। और इसी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में देखिए यहाँ पे पीला वाला बॉक्स में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है कि प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो देखिए तुजो विल्सन एक वैज्ञानिक था, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था 1965 में। ठीक है। शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इस सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, तो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम W.J. मॉर्गन ने 1967 में प्रतिपादित किया।
ठीक है। उन्होंने क्या क्या कहा डब्ल्यू जे मॉर्गन ने कि पूरे पृथ्वी का जो संपूर्ण प्लेट है वह 6 बड़ी प्लेट है और 9 छोटी प्लेट है, और इसी में पूरा पृथ्वी बना हुआ है। 6 बड़े प्लेट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, और 9 छोटे प्लेट यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा जो भारत देश है वह इसी प्लेट पर है, ऑस्ट्रेलियाई भारतीय भूखंड प्लेट पर है। इसी में जब आप नीचे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लेट का नक्शा सब दिया हुआ है। यह पूरे विश्व का मानचित्र है, और इसमें यह दिखाया है कि यह किस तरह से बड़े बड़े प्लेटों और छोटे छोटे प्लेटों में हमारा पूरा विश्व बटा हुआ है, ठीक है। आप अपनी किताब में देख सकते हैं। हम चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए यहाँ तक जो चीज़ें हैं इसको हम लोग आगे थोड़ा अच्छे से विस्तार में समझेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का एक भाग था, ठीक है। कब? देखिए ध्यान दीजिए, 20 करोड़ साल पहले। 20 करोड़ साल, आप सोच लीजिए कितना पहले का बात हो रहा है। तो भारत 20 करोड़ साल पहले कहाँ था, इसको हम लोग मैप पर समझते हैं। आप देख सकते हैं यह है हमारे आज का विश्व, ठीक है। हमारा आज का विश्व का मानचित्र ऐसा ही है, लेकिन 20 करोड़ साल पहले यह विश्व ऐसा नहीं था, ठीक है। 20 करोड़ साल पहले यह विश्व ऐसा नहीं था, तो कैसा था? यह 20 करोड़ साल पहले हमारे पूरे विश्व का मानचित्र ऐसा ही था, ठीक है। और इस पूरे क्षेत्र का एक ही नाम था, जैसे अभी 7 महादेश है ना, लेकिन पहले 7 महादेश नहीं था। इस पूरे विश्व का एक ही नाम था जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है। इसके जो उत्तर वाले भाग थे इसको अंगारा लैंड कहते थे, और इसके जो दक्षिण वाले भाग है इसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। पहले ऐसा ही था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक। और देखिए बीच में जो सागर दिखाई पड़ रहा है आपको, समुद्र टाइप का, ठीक है, इसका नाम था टेथिस सागर, ठीक है। तो 20 करोड़ साल पहले हमारा पृथ्वी कैसा था, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 3 ही चीज़ थे, उत्तर में क्या थे, अंगारा लैंड, दक्षिण में क्या थे, गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या था, टेथिस सागर, ठीक। अच्छा, 20 करोड़ साल पहले हमारा भारत इस पूरे विश्व में कहाँ था, तो आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा आप जूम करेंगे तो देखिए यही है हमारा भारत देश, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंडिया। हमारा भारत देश यहीं था, और यहीं से वह उठ के कहाँ चला गया। तो देखिए आपको तो पता ही है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पूरे प्लेट जो इधर उधर घूमते रहता है। तो देखिए हमारा जो भारत देश है यहीं से उठ के धीरे 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 और यह जाके यहाँ पे सट जाता है, और इस तरह से प्लेटों के घूमने के कारण हमारे विश्व का मानचित्र आज की डेट में ऐसा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर कि हम जब से देखते हैं विश्व का मानचित्र तब तो जैसा का तैसा है, कहाँ घूमता है, ऐसे हम लोग को फील भी नहीं होता है कहीं हम लोग घूम रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं फील होता है, हम लोग को समझ में आता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉक्स में क्या लिखा है कि प्लेटों की गति प्रति वर्ष आर्कटिक कटक के निकट 2.5 सेंटीमीटर है, और प्रशांत महासागर के निकट 5 से 18 सेंटीमीटर, ठीक है। कहने का मतलब अभी जो आप वीडियो देखे हैं कि किस तरह से प्लेट एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है, तो यह इतना स्पीड में नहीं घूमता है जितने स्पीड में आप देखे हैं, ठीक। एक साल में 2.5 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक घूमता है। आप देख सकते हैं स्केल में 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो एक साल में 2.5 सेंटीमीटर यानी यहाँ से लेकर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर यहाँ तक घूमता है, ठीक है, एक साल में। तो कैसे पता चलेगा आपको, इतना बड़ा विशाल पृथ्वी है, ठीक है, इतना बड़ा विशाल देश है, और एक साल में अगर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर खसकेगा एक जगह से दूसरी जगह तो आपको पता चलेगा, थोड़ा भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही खसकते खसकते धीरे धीरे लाखों साल करोड़ों साल में यह एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। जैसे बूंद बूंद से समुद्र भर जाता है, वैसे ही धीरे धीरे खसकते खसकते 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कहीं से कहीं चला जाता है। इस तरह हमारा ये भारत जो है वह पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और आज के डेट में हमारा पृथ्वी ये भारत आप देख सकते थे मैप पे कि कहाँ चला आया है, ठीक है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था। कब टकराया था? आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले, ठीक है। यानी आपका भारत पहले यहाँ ऑस्ट्रेलिया प्लेट से जुड़ा हुआ था, ठीक है, और खसकते 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 यह वहाँ उधर जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया। आप देख सकते हैं किस प्रकार जाके यह टकरा रहा है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं कि यह जो है हमारा भारत देश है, और यह है एशिया पूरा महादेश का क्षेत्र है, ठीक। तो हमारा जो भारत देश है यह जब इधर से आके ऑस्ट्रेलियन प्लेट से आके जब यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है, तो यहाँ से जब जाके टकराया तो यहाँ का जो भाग है इस तरफ का भाग, यह सब भाग क्या हो गया? उठ गया। कैसे उठ गया? तो देखिए हम कपड़ा का ही उदाहरण लेते हैं। यह कोई दूसरा प्लेट है और यह कोई दूसरा प्लेट है, और यह दोनों जाके टकराएगा, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे उठ गया, ठीक है। तो इसी कारण क्या हुआ, हमारे भारत देश के उत्तर में बड़े बड़े पहाड़ों का निर्माण हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बड़ा बड़ा हिमालय का पहाड़ है, ठीक है। यही प्लेट के टकराने से ऐसा हुआ है।
एक बात और नोट कर लें आप कि भारत में के उत्तर में जितनी भी नदियाँ बहती हैं, जैसे देखिए यहाँ से भारत से निकल रही है सिंधु नदी, झेलम, रावी, सतलज, यह सब नदी मिलकर क्या बन जा रही है, सिंधु नदी। यह सब निकल रही है भारत के पहाड़ों से उतर के और चली जा रही है पाकिस्तान में, और सिंधु नदी बन के इधर अरब सागर में गिर रही है। फिर देखिए इस साइड में देखिए यमुना नदी है, गंगा नदी है, घाघरा नदी है, गंडक है, कोसी है, इधर ब्रह्मपुत्र है। तो उत्तर की सभी लगभग नदियाँ जो हैं ये सब कहाँ से निकलती है, इसी हिमालय पहाड़ से निकलती है। ठीक। और जब नदियाँ हिमालय से निकलती है, ठीक है, तो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती है, पानी के साथ साथ मिट्टी के बालू के महीन कण भी लेके आती है। ठीक। और उन्हीं कणों से औषधि निक्षेप से क्या हुआ है, उत्तर भारत का यह जो विशाल मैदान है, यह विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होता है। ठीक है। आप जिधर देखेंगे उधर आपको प्लेन ही नज़र आएगा। ठीक। वही अगर इस भाग में अगर आप चले जाएंगे तो जहाँ देखेंगे सिर्फ आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे भारत देश के नक्शे के, तो देखिए यह हमारा तटीय क्षेत्र है। ठीक है। तो भारत में बहने वाली लगभग जितनी भी नदियां हैं वह सभी क्या होती है, या तो इधर गिरती है, नहीं इधर अरब सागर में, नहीं तो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक। तो नदियां जो अरब सागर में गिरती है वह कहीं ना कहीं इस तट से होकर गुजरती है, गिरती है। ठीक। तो जहाँ पे गिरती है वहाँ पे नदी अपने साथ साथ औषधि निक्षेप को लेकर आती है, और उसी औषधि निक्षेप से क्या हुआ है, भारत देश के यह जो समुद्री तट है, इन सभी तट का निर्माण हुआ है। ठीक है। यह सब समुद्री तट है, यह सब तट का निर्माण हुआ है। ठीक। इसके अलावा देखिए इस साइड में देखिए यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। यह छोटा छोटा द्वीप दिख रहा है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक। यह हमारे भारत का ही हिस्सा है। ठीक। तो यह जो द्वीप समूह है यह पर्वतीय भूमि का अवशेष है, यानी पहले यह पहाड़ था। ठीक। नदी ये समुद्र में डूब गया तो इसका ऊपर जो ज़्यादा ऊंचा वाला भाग था वह दिखता है। ठीक। इस पे लोग रहते हैं। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है यह। ठीक। यानी डूबा हुआ उच्च पर्वतीय भूमि है यहाँ। इसके बाद देखिए इस साइड में अगर देखेंगे आप तो लक्षद्वीप है, बहुत सारे द्वीप समूह हैं यहाँ पे, छोटे छोटे द्वीप है, यहाँ पे लोग रहते भी हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लक्षद्वीप। और इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है प्रवाली निक्षेप के द्वारा। ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। यानी नदियों समुद्र के द्वारा लाए निक्षेप जो जमा हो गए, उच्च भूमि बन गए, तो यह इन सारे द्वीपों का निर्माण हो गया। ठीक है। तो इनका निर्माण कैसे हुआ है, प्रवाली निक्षेप के द्वारा, और इसका निर्माण यह निमज्जित पर्वतीय उच्च भूमि है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप नोट कर ले, आपको हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि यह जो क्षेत्र है, यह त्रिभुजाकार क्षेत्र, यह दक्कन का पठार है। ठीक। इसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, पठार को इंग्लिश में प्लेटी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार इसको इसलिए कहते हैं कि इसके चारों बगल से देखिए समुद्र ही समुद्र है। ठीक। इस तरफ से तो मैदान ही है। ठीक। तो यह जो क्षेत्र है यह पूरा पठार का क्षेत्र है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दक्कन का पठार, यह पूरा बड़ा दक्कन का पठार है। तो इस तरह से हमारे भारत देश में कहीं भी तटीय मैदान है, कहीं दक्कन का पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं मैदान है, कहीं पे पहाड़ है। ठीक है। अब अगर भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल को आप मैदानी, पठारी और पर्वतीय क्षेत्र में बांटेंगे तो देखिए मैदानी क्षेत्र जो है प्लेन वह 43% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। पठारी क्षेत्र जो प्लेट्यू कहलाता है वह है 28%। ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र है 29%। ठीक है। तो हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है, उसके बाद देखिए पर्वतीय क्षेत्र है 29%। ठीक है। उत्तर भारत में जो पर्वत है, और भी बहुत सारे पर्वत है, बीच में भी है भारत के। उसके बाद पठारी क्षेत्र है कितने, 28%। ठीक है। तो इस तरह से हमारे भारत के क्षेत्रफल का बंटवारा हुआ है। अब देखिए अगर हम इन तीनों क्षेत्र का ऊंचाई की बात करें तो देखिए हम लोग ऊंचाई नापते हैं समुद्र तट से। ठीक है। समुद्र तट से नहीं, मैंने समुद्र से हम लोग इसका ऊंचाई नापते हैं। यह है समुद्र मान लीजिए। ठीक। अच्छा, यह है मैदानी भाग, यह है पठारी भाग, यह है पर्वतीय भाग। मैदान समतल होता है तो हमको इसको मैदान बना दिए हैं। ठीक। पठार जो होता है वह ऊंचा भाग होता है थोड़ा, तो इसको हम लोग ऊंचा कर दिए हैं। और पर्वत देखिए इस तरह का होता है, आप जानते ही हैं। ठीक। तो समुद्र से मैदान का जो ऊंचाई है हमारे देश में जितने भी मैदानी क्षेत्र है वह लगभग देखिए यहाँ तक है। ठीक है। और यह कितना है, यह है 0 से 300 मीटर। ठीक है। समुद्र तट से मैदानी क्षेत्र का जो ऊंचाई है वह कितना है, लगभग 0 से 300 मीटर के बीच में, हर जगह का अलग अलग ऊंचाई है। ठीक। अब अगर हम पठार का बात करेंगे तो पठार का ऊंचाई देखिए यहाँ से है यहाँ, ठीक है, यहाँ तक है। तो यह जो ऊंचाई है यह पठार का, यह लगभग यह 300 से 900 मीटर तक है। ठीक है। पठार का जो ऊंचाई है वह 300 से 900 मीटर तक इस पठार का ऊंचाई है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। ठीक है। लेकिन यह 300 से 900 के बीच में ही है। ठीक। अब अगर पर्वत की बात करें तो देखिए पर्वत का ऊंचाई यहाँ तक है। ठीक है। कहाँ से नापते हैं, समुद्र से नापते हैं। तो पर्वत का ऊंचाई यहाँ तक, और वह पर्वत कितना से कितना तक है, यह 900 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक पर्वत का ऊंचाई है। ठीक है। आज से आपको समझ में आ गया होगा कि मैदानी क्षेत्र जो है वह 0 से 300 मीटर है, पठारी क्षेत्र 300 से 900 मीटर, पर्वतीय क्षेत्र 900 से 8000 मीटर तक है। ठीक है।
तो देखिए इस तरह से आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैप पर समझ लिया है। हम आगे चलते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। अब यह घाटी क्या है? तो यह घाटी जो है यह पर्वतीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, आप इस तरह चित्र में देख सकते हैं कि देखिए दाहिने साइड भी पहाड़ है, इसमें बाएं साइड भी पहाड़ है, और बीच में यह जो भी आकार का शेप बन गया है यही घाटी है। ठीक है, इसको तो आप लोग पहाड़ी क्षेत्र में देखते ही होंगे, या फिर अगर पहाड़ी क्षेत्र में नहीं गए होंगे तो सिनेमा उनेमा देखते होंगे तो उसमें रहता है इस तरह का, तो इसको हम लोग घाटी कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए एक और इसमें शब्द है गॉर्ज। यह गॉर्ज क्या है? तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखोगे अगर नदियों के बहने से बहुत बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, पहाड़ी वह पहाड़ से बहुत नीचे से होकर नदी गुजरता है और डायरेक्ट पहाड़ से एकदम नीचे की तरफ ढुलाव होता है। ठीक, और यह 1,000 मीटर से भी अधिक गहरा होता है, यानी 1 किलोमीटर से भी अधिक गहरा है। ठीक, इसी प्रकार का आप चित्र में देख के आप इसको समझ सकते हैं कि गॉर्ज कैसा होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ मिलती है। ठीक है, इसमें गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सियाचिन है, बालटोरा है, बियाको है। ठीक है, या बतूरा है, यह प्रमुख हिमानी है। ठीक, अब आप समझिए कि यह हिमानी है क्या? तो देखिए हिमानी को इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, यह जो हिमानी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लेशियर। और यह पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे ऐसे पहाड़ है जिस पर सिर्फ बर्फ़ का ही लदा बर्फ़ का ही पहाड़ है वह। ठीक है, उस पहाड़ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ लदा हुआ है। ठीक, और वह बर्फ़ जब धीरे धीरे पिघलता है तो यह क्या होता है? वह नदी के रूप में नीचे बह जाता है। अभी आप देखे हैं कि मैप में कि जितने भी नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से वह सब किसी न किसी हिमानी से निकलती है। ठीक है, यानी पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाना। ठीक है, और वही बर्फ़ जब धीरे धीरे पिघलता है तो वहीं से नदी बन के वह धीरे धीरे बहने लगता है नीचे। ठीक है, तो जितने भी नदियाँ निकलती हैं वह सब कहाँ से? वह किसी न किसी हिमानी से ही निकलती है, ग्लेशियर से ही निकलती है। ठीक, अब इसमें जब आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी हैं। ठीक है, दर्रा क्या है? दर्रा को देखिए इंग्लिश में पास कहते हैं। ठीक, यह पहाड़ी क्षेत्र में होता है। जब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को पार करके जाने वाला जो रास्ता होता है, जो आदमी नहीं बनाता है, वह प्राकृतिक रूप से बना हुआ रहता है, उसी रास्ता को हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है, बहुत सारा दर्रा है, इसको हम पढ़ते हैं कॉपी पर। सबसे पहले तो आप समझे कि दर्रा है क्या, इसको इंग्लिश में हम लोग पास कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों के बीचों बीच प्राकृतिक रूप से बनने वाले रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान है, रास्ता है या एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने वाला। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह का होता है दर्रा। अब देखिए यह जो दर्रा है यह एक ही जगह नहीं है, बहुत सारे राज्यों में है। ठीक है, ये जितने भी राज्य हैं यह सब पहाड़ी राज्य हैं। ठीक, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। बाकी यह सब क्या है? यह सब राज्य है। तो देखिए लद्दाख में काराकोरम दर्रा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लापचा, सिपकीला, रोहतांग, नीति दर्रा है। उत्तराखंड में लिपुलेख, थागला दर्रा है। सिक्किम में नाथुला, जालेपाला है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, लिखापानी, दीफू और यांग्याप दर्रा है। ठीक है, तो आप इन दर्रों को याद कर लेंगे। यह दर्रा हमेशा एग्जाम में आता है, किसी न किसी रूप में आपको यह प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, कौन सा दर्रा किस राज्य में है। ठीक है, इसके अलावा आप यह भी जान लीजिए, देखिए लद्दाख में जो काराकोरम दर्रा है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है यह। कौन? लद्दाख में काराकोरम दर्रा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यह जो जम्मू कश्मीर जो दर्रा सब है, बनिहाल दर्रा, यह जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर के बीच में जो पहाड़ है, उस पहाड़ से होकर जो गुजरने वाला रास्ता है उसी का नाम क्या है? बनिहाल है। ठीक है, और जवाहर सुरंग जो आप पढ़े होंगे वह जवाहर सुरंग इसी दर्रा में है। ठीक है, इसके बाद देखिए पीर पंजाल कश्मीर से जम्मू को जोड़ता है। ठीक, जोजिला श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, और बुर्जिला यह श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ठीक है, यह गिलगित हमारे देश में अभी नहीं है, यह पाकिस्तान के अंडर में है। ठीक है हमारे देश का ही हिस्सा, लेकिन यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, तो इस तरह से जो दर्रा होता है वह किसी एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ता है। ठीक है, यह पहाड़ों के बीचों बीच गुजरने वाला रास्ता होता है जो प्राकृतिक रूप से बना होता है। ऐसा आप समझ गए होंगे यह दर्रा है क्या। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलेंगे तो देखिए आगे इस टॉपिक में नदियों और कुछ अन्य पहाड़ों के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग इसको मैप पर ही समझ लेते हैं। तो अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े भी हैं कि जितने भी उत्तर की नदियाँ हैं वह सब हिमालय पहाड़ से ही निकलती हैं। देखिए इधर सिंधु नदी है, झेलम, रावी और सतलज नदी इधर से निकलती है और एक साथ चारों मिलकर बन जाती है सिंधु नदी। ठीक है, और यह इधर आके अरब सागर में गिर जाती है। फिर इधर से देखिए यमुना है, गंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ठीक है, यह सब जो नदी है यह सब एक साथ मिलकर गंगा नदी के साथ कहाँ गिर जाती है? इधर ब्रह्मपुत्रा है, यह सब बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि पहाड़ों से कुछ नदियाँ इधर चली जाती हैं और कुछ नदियाँ इधर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बीच में अरावली पर्वत है,
यह जो क्षेत्र है यह अरावली पर्वत का क्षेत्र है, ठीक है, और यह ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग है, ठीक। जाहिर सी बात है, जब यह भाग उठा हुआ है तो और इधर से जो नदियाँ निकलेगी तो या तो इधर ढूलेगी नहीं तो इधर ढूलेगी। क्यों? क्योंकि बीच में अरावली पर्वत है, उठा हुआ भाग है, ठीक है। तो इधर ढूलने वाली नदियाँ कहाँ गिरती है? अरब सागर में, और इधर ढूल जाने वाली नदियाँ कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब देखिए, चूँकि बहुत दिनों से, बहुत सालों से इस तरफ कोई नदियाँ बही नहीं है, तो यहाँ का जो क्षेत्र है वह मरुस्थल बन गया है एकदम। यहाँ आप जाइएगा, यह राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ सिर्फ बालू ही बालू है। देखिए, भारतीय मरुस्थल है। इस मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है, ठीक है। थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? हमारे भारत देश में है, ठीक है। कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। वही कह रहा है कि अरावली पर्वत जो है वह जल विभाजक का काम करती है, यानी कुछ पानी को इधर बहने देती है और कुछ पानी को इधर बहने देती है, क्योंकि यह बीच में उठा हुआ भाग है। अब अगर आप इसमें नीचे आएंगे तो देखिए आगे कह रहा है कि देखिए यह जो नर्मदा नदी है, देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी है, ठीक है। यह नर्मदा नदी पूरे पठारी भाग को दो भागों में बांटती है, ठीक है। यह नदी के उत्तर में भी पठार है और इधर दक्षिण में भी पठार है, और यह पूरे पठारी क्षेत्र को दो भागों में लगभग बांट रही है, ठीक है। देखिए, यह नर्मदा नदी है और यह ताप्ती नदी है, ठीक है। नर्मदा और तापी देखिए इधर से होकर इधर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और तापी इधर अरब सागर में गिरती है। बाकी भारत के इस साइड की जितनी भी नदियां हैं वह सभी इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरफ ऊंचा हुआ भाग है और इस तरफ ढलान वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इधर से जो भी चीज़ है वह किधर गिरती है? इधर की तरफ, मतलब ढलकाव है। तो जाहिर सी बात है, जितनी भी नदियाँ का पानी है वह सब कहाँ गिरेगा? बंगाली खाड़ी में, ठीक है। तो इस तरफ की जितनी भी नदियाँ हैं वह सब कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। सिर्फ नर्मदा और तापी को छोड़कर, नर्मदा और तापी जो है इधर अपने उल्टा दिशा में बह के अरब सागर में गिरती है, ठीक। अब आप आगे देखेंगे तो देखिए, आप तो पढ़ चुके हैं कि यह जो है क्षेत्र, यह क्या है? पठारी क्षेत्र है। दक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। इस पठारी क्षेत्र के देखिए उत्तर में विंध्याचल पहाड़ है, ठीक है। ये जो पठारी क्षेत्र का अगर आप चौहद्दी पता करेंगे तो उत्तर में क्या है? विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। यह विंध्याचल पहाड़ है। अच्छा, दक्षिण में देखिए इधर नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है, ठीक है। अच्छा, अगर आप पूरब की बात करेंगे तो देखिए पूरब में पूर्वी घाट है, यह पूरा तटीय मैदान है, पूर्वी घाट, ठीक। अच्छा, पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट है, यह जो इसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, ठीक। उत्तर में विंध्याचल श्रेणी, दक्षिण में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक। पूरब में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट, ठीक है। और इस तरह से आपका पठार जो है यह चारों बगल से घिरा हुआ है। अच्छा, अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में ही बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ी है, ठीक है। इसमें सह्याद्री नाम से एक जो पहाड़ है वह प्रसिद्ध पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारा दर्रा है, ठीक। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। देखिए, जिस दर्रा के लास्ट में घाट आ जाए आप उसको ध्यान में रखेंगे कि यह पश्चिमी घाट का दर्रा है, ठीक। अच्छा, उत्तर में पश्चिम के बाद इधर देखिए पूरब में भी बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ी है, ठीक। और यहाँ से बहुत सारे नदियाँ निकलती है। आप देखिए ऊपर में महानदी है, यहाँ से महानदी निकलती है। फिर इसके बाद ये गोदावरी नदी है, फिर इसके बाद देखिए कृष्णा नदी है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कावेरी नदी है। तो एक लाइन से नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। आप इसको याद रखेंगे। यह कहाँ बहती है? यह पूर्वी घाट में बहती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे भारत देश का जो भौगोलिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, इसको आप अच्छे से, आशा है अभी तक जितने भी चीज़ें आप समझे हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें भारत देश के उत्तर में बहुत सारे हिमालय पर्वत पहाड़ है, ठीक है। नदियाँ कैसे निकलती है? इस तरफ निकलती है कुछ नदियाँ इस तरफ निकलती है, ठीक है। इधर बीच में क्या है? इधर पठारी क्षेत्र है, ठीक। फिर इधर भी बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ी है। इधर पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है, ठीक। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। यहाँ भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है। तो इस तरह से हमारे भारत का जो भौतिक स्वरूप है वह एक जैसा नहीं है, हर जगह अलग अलग है। कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पठार है, कहीं तटीय मैदान है, ठीक। कोई द्वीप समूह में बसा हुआ है, ठीक है। तो आशा है आपको यह भारत का जो भौतिक स्वरूप है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इस तरह से आपकी किताब में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं इन सभी को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे का जो अगला टॉपिक है हमारा वह है भौतिक वितरण, यानी भौतिक विभाग, यानी फिजिकल डिवीज़न। किस प्रकार हमारे भारत देश का भौतिक वितरण किया गया है। तो हमारे भारत देश में हिमालय पर्वत श्रेणी है, उत्तर का विशाल मैदान है, दक्षिण का पठार है, तटीय मैदान है और भारतीय मरुस्थल है और द्वीप समूह है। और इन सभी के बारे में आप थोड़ा अभी आप जान चुके हैं। इन सभी को अब फिर से अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले भाग में।
अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसी वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा, आपको ज़्यादा समझ में अच्छा से नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, अच्छा से पढ़े, ठीक है। तो अगले भाग के वीडियो में हम लोग भारत का जो भौतिक विभाजन है 6 भागों में, इन सभी को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और फिर इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक अभी जितना पढ़ाई हुआ है उसको आप अच्छे से समझें। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देखें, आपको ऑटोमेटिक सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कुछ कहना चाहते हो, कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो कृपया कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। हम लोग समझ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको 6 भागों में बांटा गया है। उन 6 भागों को हम लोग एक एक करके अच्छे से विस्तार में समझने वाले हैं। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके टॉपिक का ही नाम है भौतिक विभाग यानी फिजिकल डिवीजन। कहने का मतलब है भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको आप 6 भागों में बांट सकते हैं। यही 6 भाग है: हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। अगर आप इसको मैप पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह है आपके भारत का देश का मानचित्र। और इस मानचित्र में हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। देखिए यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर भारत का पूरा विशाल मैदान है, ठीक। 3 नंबर में देखिए यहाँ पे पूरा दक्षिण का पठार है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे देखिए तटीय मैदान है, जो स्थल समुद्र से सटा हुआ है उसको तटीय मैदान कहते हैं हम लोग, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए भारतीय मरुस्थल है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे इस दोनों तरफ, एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक तरफ लक्षद्वीप है, तो ये द्वीप समूह है, ठीक है। तो इस तरह से इन सभी 6 भौतिक विभागों को हम लोग एक एक करके अभी अच्छे से समझने वाले हैं। पहला जो हमारा विभाग है वह है हिमालय पर्वत श्रेणी। यह हिमालय पर्वत श्रेणी है कहाँ, इसको पहले हम लोग मैप पर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह है आपके भारत देश का मानचित्र, ठीक है। और इस भारत देश के उत्तर में हिमालय है। अगर आप हिमालय का संधि विच्छेद करेंगे तो हिम जोड़ आलय होगा। हिम का मतलब होता है बर्फ़ और आलय का मतलब होता है घर, यानी बर्फ़ का घर, ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रेणी जो है आप देख सकते हैं यह सिंधु नदी है, ठीक है। तो सिंधु नदी से लेके आप देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी से लेके ये सिंधु नदी के बीच तक का जो क्षेत्र है यह पूरा का पूरा क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इस हिमालय पर्वत श्रेणी में हजारों लाखों पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है। अगर आप देश की बात करेंगे किस किस देश में यह हिमालय पर्वत फैला हुआ है तो दूसरे मानचित्र में देखिए यह जो हिमालय पर्वत है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। और यह नेपाल में भी है, हमारे देश में तो है ही, भूटान में भी है, चीन में का भी इधर का जो हिस्सा है इसमें हिमालय पर्वत है, और पाकिस्तान का भी जो इधर का हिस्सा है यह सब क्या है, हिमालय पर्वत है। और अगर आप इस हिमालय पर्वत के पूरे कुल लंबाई का बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर, ठीक है। और इस 2500 किलोमीटर में देखिए यह जो हिमालय पहाड़ है यह एक अर्धवृत्त के रूप में है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखिए अर्धवृत्त के जैसा इसका आकार है, ठीक है। और अगर इसके पूरे क्षेत्रफल की अगर आप बात करें तो इस पूरे हिमालय पर्वत श्रेणी का क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसी के साथ यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। देखिए अगर इसकी चौड़ाई की आप बात करेंगे तो इसका जो चौड़ाई है यह इस तरफ जम्मू कश्मीर साइड में, लद्दाख साइड में लगभग 500 किलोमीटर चौड़ाई है इसका, ठीक है। और चौड़ाई इसका धीरे धीरे इधर क्या हो गया, घटते आ गया है, ठीक। और घटते घटते यहाँ का अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो यहाँ का चौड़ाई कम है, यहाँ का चौड़ाई 160 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इधर 500 है और घटते घटते इधर आ गया है कितना, 160 किलोमीटर, ठीक। और इस पूरे हिमालय पर्वत श्रेणी में बहुत बड़े बड़े शिखर है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है। उनका नाम भी देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है। यहाँ देखिए सबसे ऊंचा हिमालय का जो पर्वत है वह है माउंट एवरेस्ट। वह कहाँ है, नेपाल में है। 8,848 किलोमीटर ऊंचाई है इसका। उसके बाद है K2, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है। यह भारत में है, इसका ऊंचाई 8,611 मीटर है। कंचनजंगा हमारे भारत देश में है, 8,598 मीटर ऊंचाई है। मकालू नेपाल में है, 8,481 मीटर है इसका ऊंचाई। इसी तरह और भी पर्वत श्रेणी है, पर्वत है जो जिनका ऊंचाई दिया हुआ है, जो सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ठीक है। इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं।
तो इतना हमको जानने का ज़रूरत नहीं है, हमको मुख्य रूप से इन्हीं 4-5 पर ध्यान देना है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में इन्हीं सब के बारे में आता है कि हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। अब देखिए यह जो माउंट एवरेस्ट है यह सिर्फ हिमालय का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, हमारे पूरे पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट यह कहाँ है? नेपाल में है। ठीक, इसका ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, यह एग्जाम में आता है हमेशा। ठीक, उसके बाद देखिए K2 है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी इसका नाम है, यह भारत में है। इसका भी ऊंचाई दूसरे नंबर पर है 8,611। और कंचनजंगा है, यह भी हमारे भारत देश में ही है, इसका भी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है 8,598 मीटर। लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कहीं कहीं पे बुक में K2 हमारे भारत देश का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा शिखर है, तो कहीं कहीं पे कंचनजंगा हमारे भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को आपको हम दूर कर देते हैं। तो देखिए यह है आपके भारत देश का नक्शा, और विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो यही इसी देश नेपाल देश में है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक, और विश्व का जो सबसे दूसरा ऊंचा शिखर है वह हमारे देश में है, कहाँ है? तो यहाँ पे है, इसका नाम है K2। ठीक है, यह लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। देखिए यह पहले पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था। ठीक है, कुछ दिन पहले आप लोग समाचार में सुने होंगे कि इस पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। देखिए यहाँ से इधर लद्दाख है और यहाँ से इधर जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो आपका जो K2 है यानी गॉडविन ऑस्टिन विश्व का सबसे ऊंचा, दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचा शिखर जो है वह यहीं पे है। अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर यही है, इसका नाम है K2। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। और तीसरा जो सबसे ऊंचा शिखर है वह यहाँ पे है, सिक्किम में है, इसका नाम है कंचनजंगा। ठीक, तो प्रश्न में कहीं पे कंचनजंगा रहता है और कहीं पे K2 रहता है। किताब में भी कहीं पे भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा यहाँ वाला रहता है, और कहीं कहीं पे यहाँ वाला K2 रहता है, गॉडविन ऑस्टिन रहता है। ऐसा क्यों? तो असल में देखिए यहाँ से इधर का जो क्षेत्र है यह पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, यहाँ से इधर का जो क्षेत्र है अभी है हमारे भारत देश का हिस्सा, लेकिन अभी हमारे भारत देश में है नहीं। यहाँ से इधर का जो क्षेत्र है यह अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, और यहाँ से जो इधर का क्षेत्र है यह अभी चीन के कब्जे में है। ठीक, यह जो K2 है शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, यह यहीं पे पड़ता है। ठीक है, तो पाकिस्तान वाले का कहना है कि यह मेरे में है, और हमारे देश का कहना है क्या मेरे में है। तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। ठीक है, हमारे देश का हिस्सा, लेकिन यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इसीलिए कहीं पे K2 रहता है भारत का सबसे ऊंचा शिखर, कहीं पे कंचनजंगा रहता है भारत का सबसे ऊंचा शिखर। देखिए एक बात और आप समझ लीजिए, हम चलते हैं दूसरे मानचित्र पर। देखिए यह जो है यह हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, और हिमालय के जस्ट ऊपर काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी में बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर है। हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद कंचनजंगा है जो यहाँ पे हमारे देश में भारत में है। ठीक, लेकिन K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन वह हिमालय पर्वत का नहीं है, वह काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, हिमालय के और आगे जाएंगे और उत्तर में तो काराकोरम श्रेणी है, और इस काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए आपकी किताब में पूरे हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। उन तीनों भागों को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझने वाले हैं अभी। पहला जो भाग है जो सबसे उत्तर में है, इसका नाम है महान हिमालय, इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसको हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री को इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। ठीक, बीच वाला जो भाग है वह लघु हिमालय है, इसको लेसर हिमालय कहते हैं, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे वाला जो भाग है यह उप हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसको बाहरी हिमालय भी कहते हैं, और यह शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक। इस तरह से आपके जो पूरे हिमालय का क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला उत्तर वाला है महान हिमालय, बीच वाला है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाला है उप हिमालय या शिवालिक। ठीक है, देखिए आपके हिमालय का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसको महान हिमालय कहते हैं, इससे भी अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यह जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसको ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इसका एक शिखर है जिसका नाम है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। यह भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। ठीक, और भारत का संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है नेपाल में। ठीक है, फिर इसके बाद है कंचनजंगा, यहाँ पे सिक्किम में है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर। काराकोरम का बात होगा तो K2 होगा। ठीक, और हिमालय पर्वत का बात होगा तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे कंचनजंगा। ठीक है,
अब देखिए आप 3 भाग में तो बांट दिए पूरे हिमालय पर्वत को, ठीक है। सबसे ऊपर वाला महान हिमालय, बीच वाला लघु हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक, ठीक है। देखिए महान हिमालय जो है, इसको महान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े ये पर्वत शिखर हैं, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, जितने भी बड़े बड़े शिखर हैं वे सभी इसी महान हिमालय में ही पाए जाते हैं, ठीक। इसके अलावा जितने भी हिमाद्री है, यानी इसको इंग्लिश में हम ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर आप पीछे पढ़ चुके हैं, बर्फ़ का पहाड़। आपके देश में जितनी भी नदियाँ बहती है या पाकिस्तान में जितनी भी नदियाँ बहती है, वह सब कहाँ से निकलती है? वह सब किसी न किसी हिमाद्री से निकलती है, यानी ग्लेशियर से निकलती है। यह सब इसी महान हिमालय में अवस्थित है, ठीक। इसके बाद देखिए बीच का जो भाग है यह लघु हिमालय है, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। इस लघु हिमालय में पर्वत शिखर का जो ऊंचाई है वह महान हिमालय जितना बड़ा नहीं है, इसमें थोड़ा छोटा पर्वत शिखर है, ठीक है। बहुत सारे पर्यटन स्थल है इस लघु हिमालय में, जैसे कश्मीर की घाटी, ठीक है, यहाँ पे शिमला है, ठीक, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, यह सब इसी जगह पर पड़ता है, ठीक। दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है, ठीक है। तो यह सब जो है यह सब लघु हिमालय के क्षेत्र में आता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सबसे नीचे वाला जो भाग है वह शिवालिक है, इसको उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस उप हिमालय में यानी शिवालिक में जो पर्वत शिखर का जो ऊंचाई है वह बहुत छोटा है, उतना बड़ा नहीं है, यानी धीरे धीरे देखिए ऊपर से घटते आ रहा है। महान हिमालय में बहुत बड़े पर्वत शिखर थे, ठीक। फिर उसके बाद मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय में, उसके बाद उससे थोड़ा छोटे पर्वत शिखर, ठीक। उसके बाद शिवालिक में एकदम छोटे शिखर है, ठीक है। और देखिए इस शिवालिक में बहुत सारे घाटी है जिसको हम लोग दून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए देहरादून है, इसके अलावा भी बहुत सारे दून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ठीक है, बुटवाल है। देखिए आप जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारे बिहार के भी कुछ ज़िले आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ ज़िले नहीं, एक ही ज़िला है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिम का जो भाग है यह पहाड़ी भाग है, यह इसी शिवालिक श्रृंखला के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें सोमेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी आप सुने होंगे बिहार में पड़ता है, और यह बिहार में इसी शिवालिक हिमालय के शिवालिक रेंज में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से पूरे हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। आप समझ चुके हैं इसको अच्छे से, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को। आशा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो दोबारा आप रिपीट कर ले, फिर से देख ले। चलते हैं अब हम आगे। तो भौतिक विभाग में आप हिमालय पर्वत श्रेणी को समझ चुके हैं। हम चलते हैं उत्तर का विशाल मैदान पर। यहाँ है आपका टॉपिक उत्तर का विशाल मैदान। हम मैप पर देखते हैं तो देखिए यह है आपके भारत का नक्शा, और इस भारत के नक्शे में यह जो पूरा भाग है यह पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ठीक है। यह मैदानी क्षेत्र है, इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसको आपके किताब में मुख्य रूप से मोटे तौर पर 4 उपभाग में बांटा गया है। वो कौन सा भाग है? तो पहला भाग है आपका पश्चिमी मैदान यानी पंजाब का मैदान, ठीक है। दूसरा है देखिए यहाँ पे राजस्थान का मैदान, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है आपका गंगा का मैदान, यह तीसरे नंबर पर है। और फिर चौथे नंबर पर है यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ठीक है। तो आप मैप में देख सकते हैं यह है पूरे उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है आपकी किताब में। पहला है देखिए इस तरफ पश्चिमी मैदान है, इसको पंजाब का मैदान भी कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए इधर राजस्थान का मैदान है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यह जो क्षेत्र है यह गंगा का मैदान है, और उसके बाद यह ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, ठीक है। और देखिए यह जो पूरा उत्तर का जो विशाल मैदान है, ठीक है, यह मुख्य रूप से 3 नदियों के द्वारा बना गया है, ठीक है। देखिए पहला नदी यहाँ पे है सिंधु नदी, ठीक। दूसरा है यहाँ पे देखिए गंगा नदी, ठीक। और तीसरा है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी। तो इन्हीं मुख्य 3 नदियों के द्वारा इन पहाड़ों से लाए गए मलबों से इस पूरे उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। और यह जो मैदान है यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है, ठीक है। यहाँ बहुत से लोग बसते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा खेती होता है यहाँ पे, नदियों का पानी हमेशा मिलते रहता है, ठीक है। यहाँ ऊंचाई नीचाई नहीं है, पहाड़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आसानी से लोग रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग निवास करते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। तो अभी आप पढ़ें, इसका जो पहला भाग है वह पश्चिमी मैदान है, ठीक है, यानी पंजाब का मैदान यह इसी क्षेत्र में है, ठीक। यह जो पंजाब का मैदान है यह मुख्य रूप से इस सिंधु नदी के द्वारा बना है, ठीक है।
इसी सिंधु नदी, देखिए ये बहुत सारी 5 नदियाँ हैं और यह सभी नदियाँ एक जगह आके मिलकर बन जाती है सिंधु नदी। और इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए पहाड़ से जो मलबे हैं उन्हीं से इस पूरे मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग पश्चिम का मैदान या पंजाब का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम पंजाब, इस पूरे क्षेत्र का नाम पंजाब इसलिए पड़ा क्योंकि यह 5 नदियों से घिरा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 नदियों का क्षेत्र है यह पंजाब। ठीक, पहले यह पूरा क्षेत्र पंजाब था, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो यह पंजाब आधा से ज़्यादा इधर पाकिस्तान में चला गया और हमारे देश में मात्र इतना ही पंजाब बच गया। ठीक है, तो हमारे देश का जो पंजाब है वह बहुत छोटा है पहले की अपेक्षा। पहले यह पूरा क्षेत्र पंजाब कहलाता था। इसी में देखिए एक नया शब्द भी है दोआब, आपकी किताब में दी हुई। यह दोआब है क्या? तो देखिए दो का मतलब होता है दो और आब का मतलब होता है पानी यानी नदी। ठीक है, तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब कहते हैं। जैसे देखिए यह सतलज नदी है, यह रावी नदी है और इस दोनों नदी के बीच का जो यह क्षेत्र है यह दोआब है। ठीक, यहाँ सिंधु नदी है, यह झेलम नदी है और इस दोनों नदी के बीच का जो यह क्षेत्र है यह दोआब है। ठीक है, तो दोआब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से पश्चिमी मैदान जो है पंजाब का मैदान, यह मुख्य रूप से इसी सिंधु नदी के द्वारा निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैदानी क्षेत्र का जो दूसरा उपभाग है यह है राजस्थान का मैदान। ठीक है, यह राजस्थान का मैदान देखिए यहीं पे है। ठीक, इसको हम लोग राजस्थान का मैदान कहते हैं। देखिए इसके बारे में आपकी किताब में क्या दिया है, यहाँ कह रहा है कि इसका देखिए राजस्थान का जो मैदान है इसका विस्तार अरावली के पश्चिम में है। यानी अभी आप नक्शे पर देखें, यहाँ देखिए अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे अरावली है और इसके पश्चिम में यानी यह जो क्षेत्र है यह राजस्थान का मैदान है, मरुस्थल है। यहाँ पे बालू ही बालू है यहाँ पे। इसके बारे में कह रहा है कि यहाँ यह मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। यहाँ पे बालू है, ज़्यादा पानी नहीं है। ठीक है, बालू का स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है और पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिन्हें टोर कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के पूर्वी भाग में जो पहाड़ियाँ है जो बालू से बनी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोर कहते हैं। अच्छा, लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा नदी नहीं है, लेकिन लूनी नदी है जो है यह राजस्थान में पाया जाता है। आप इसको याद रखेंगे, यह एग्जाम में भी आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इस प्रदेश में सांवर, डेगना, दिदवाना और कूचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी के झील भी है। ठीक है, कहाँ? इस राजस्थान के मैदान में। ठीक है, सांवर, डोगना, दिदवाना और कूचापन जैसे प्रसिद्ध क्या है, खारे पानी के झील यानी नमकीन झील है। ठीक, तो देखिए इस तरह से आप राजस्थान के मैदान को समझ गए अच्छे से। इससे पहले वाले में आप पश्चिमी मैदान यानी पंजाब के मैदान को भी समझ चुके हैं अच्छे से। हम चलते हैं अगले मैदान की तरफ। अगला मैदान है गंगा का मैदान। ठीक है, यह जो क्षेत्र है यह पूरा गंगा का मैदान है। यह गंगा नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है। ठीक है, और यह जो गंगा का मैदान है यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, इन 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह फैला हुआ है। ठीक है, देखिए इन 4 राज्यों में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार यहीं पे है। आप देख सकते हैं यही है हमारे बिहार का मानचित्र। ठीक है, और हमारा जो बिहार है यह बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। देख सकते हैं जो मोटा वाला लाइन है यह गंगा नदी का है। ठीक, और यह जो गंगा नदी है यह हमारे पूरे बिहार को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। ठीक, और देखिए इधर से जो नदियाँ आती है यह पहाड़ों से, हिमालय पहाड़ से आती है। ठीक है, और इधर से जो नदियाँ आती है इधर से भी आती है और यह इधर की नदियाँ इधर गंगा में मिल जाती है और इधर से आने वाली नदियाँ भी इधर गंगा में मिल जाती है और इधर से जाते हुए आगे इधर बह जाती है। ठीक, तो देखिए नदियों का जो सिस्टम है यहाँ पे पहले घाघरा नदी है, फिर गंडक है, गंडक के बाद देखिए यहाँ बूढ़ी गंडक है, फिर उसके बाद बागमती है, फिर कमला है, फिर कोसी है, फिर महानंदा है। तो इस तरह से ये सभी नदियाँ जो है यह उत्तर से आके कहाँ मिल जा रही है, गंगा में मिल जा रही है। ठीक उसी प्रकार देखिए दक्षिण की तरफ से सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, किउल है, अजय नदी है। यह सब नदियाँ इधर से जाके कहाँ मिल जा रही है, गंगा में मिल जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पूरा बिहार है वह मुख्य रूप से नदियों से ही बना हुआ यहाँ का मैदान है। ठीक है, और इस जितनी भी नदियाँ हैं उसमें यह जो कोसी नदी है, इस कोसी नदी के बारे में आपके किताब में दिया हुआ है कि इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख। ठीक, और बिहार का शोक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोसी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है और उसके बाढ़ से बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है, बहुत सारे लोगों का घर ढह जाता है, बहुत ज़्यादा क्षति होता है इससे। ठीक है, इसलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। तो देखिए इस तरह से यह जो यमुना नदी है यहाँ से लेकर बांग्लादेश का जो यह ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र है यह गंगा का मैदान का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से आपने तीनों क्षेत्र को पढ़ लिया। यहाँ का क्षेत्र क्या था, यह था पश्चिमी
मैदान, ठीक। फिर उसके बाद यह था राजस्थान का मैदान, और यह है पूरा आपका गंगा का मैदान, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे इस तरफ देखेंगे तो यह जो है यह ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, इसको पूर्वी मैदान भी कहते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से देखिए इसी ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है। यह जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इधर सांगपू नदी इधर है चीन में, ठीक। इधर घुस जाती है अपने भारत देश में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। और यहाँ बन जाती है यह ब्रह्मपुत्रा नदी, और फिर यहाँ से यह धीरे धीरे यहाँ से बांग्लादेश में घुस जाती है, ठीक। और इस ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा जो मैदान का निर्माण हुआ है उसी को हम लोग ब्रह्मपुत्रा का मैदान कहते हैं, ठीक है। और देखिए आपकी किताब में इसी ब्रह्मपुत्रा नदी में एक मजुली द्वीप का चर्चा है। यह है ब्रह्मपुत्रा का मैदान, इसको पूर्वी मैदान भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि इस नदी के बीच स्थित मजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। अगर आप इसको मैप पर देखेंगे तो देखिए यहाँ है आपका बिहार, यह सिक्किम है, और यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, और यह है असम, ठीक है। आपका जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो इधर से आ रहा है, ठीक है। और यहीं पे है मजुली द्वीप, ठीक है। यहीं पे मजुली द्वीप है, इसको हम और विस्तार से देखते हैं। तो देखिए यह है आपका असम का क्षेत्र, और यह है ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक। और इस ब्रह्मपुत्रा नदी में देखिए यहीं पे लिखा हुआ है मजुली आइलैंड, मजुली द्वीप। यह नदी के बीच में बीचों बीच स्थित यह द्वीप है, ठीक। यह पूरे विश्व में नदियों का अगर द्वीप का बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप है मजुली द्वीप। तो यह था आपका ब्रह्मपुत्रा का मैदान यानी पूर्वी मैदान, ठीक। इस तरह से आपके किताब में जो पूरे विशाल मैदान को जो 4 भाग में बांटा गया है, यानी पश्चिमी मैदान यानी पंजाब का मैदान, ठीक। फिर उसके बाद राजस्थान का मैदान, फिर उसके बाद गंगा का मैदान, और फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्रा का मैदान। इस चारों भाग को आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी मैदानी भाग में ही आप जब आके बढ़ेंगे तो देखिए लिखा है कि भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आकृतियों की भिन्नता के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। पहला है भावर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है तराई, इसके बाद है बांगर, और इसके बाद है खादर। यह चारों क्या है, इस चारों को हम अच्छे से समझ लेते हैं अभी। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह भावर क्या है, ठीक है। तो देखिए यह कह रहा है कि नदियों द्वारा पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफ़ी मोटाई में जमा कर दिए गए हैं। इसी निक्षेप को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि हमारा यह पूरा हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। हिमालय 3 भाग में है, सबसे ऊपर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक, ठीक। तो सबसे नीचे वाला जो हिमालय का भाग है वह शिवालिक भाग है, ठीक। शिवालिक के बाद भावर का भाग आता है, ठीक है। भावर, यह भावर है क्या? तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक। ऊपर से नदियाँ जब बह के आती है तो इन्हीं पत्थर के टुकड़ों में समा जाती है, ठीक। समा जाती है और ख़त्म हो जाती है, पत्थर के अंदर घुस जाती है नदी, पता नहीं चलता है कहाँ गया। तो इस क्षेत्र को हम लोग भावर कहते हैं। यह 8 से 16 किलोमीटर का इसका पट्टी है, ठीक है। फिर इसके भावर के बाद हमारा अगला टॉपिक है तराई। यह तराई क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी आप समझे हैं कि शिवालिक से नीचे 8 से 16 मीटर का जो पट्टी, 8 से 16 किलोमीटर का जो पट्टी है वह भावर है। यहाँ पे बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक है। ऊपर से जब पहाड़ों से नदियाँ आती है तो इसी भावर में समा के लुप्त हो जाती है, ठीक। इसी भावर के बाद तराई क्षेत्र का ये आता है, ठीक। भावर के नीचे क्या है? तराई क्षेत्र है। और यह तराई क्षेत्र जो है वह दलदली क्षेत्र है, ठीक। कहने का मतलब भावर में जो नदियाँ लुप्त हो जाती है वह इन्हीं तराई क्षेत्रों से जो पानी है उस नदियों का धीरे धीरे निकलता है, ठीक। और इन्हीं तराई क्षेत्रों से यह पानी नदियों से होकर फिर इधर आके बहने लगती है, ठीक। वही यहाँ पे कह रहा है कि भावर प्रदेश में छोटी छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती है, किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में नदियाँ या सरिताएं पुनः प्रकट होती है और नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यह तराई कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको यह भावर क्या है और तराई क्या है, समझ गए। हम चलते हैं अगला दोनों टॉपिक भावर और ये बांगर और खादर को समझ लेते हैं, ठीक है। यह बांगर और खादर है क्या? तो देखिए यह जो पूरा गंगा का मैदान है यह मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। यह पूरा गंगा का मैदान किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से। और यह जो जलोढ़ मिट्टी है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का है। कौन कौन सा? तो पहला है बांगर और दूसरा है खादर, ठीक है। यह बांगर क्या है? तो देखिए गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं वहाँ नदियों का नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, उसको हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक। और नए कछाड़ी भाग जो
नए कछाड़ी भाग जो निचले मैदान में है, जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, उसे हम खादर कहते हैं। ठीक, यानी नदियों के द्वारा जो नया मिट्टी बहा कर लाया जाता है उसको हम लोग खादर कहते हैं। और जो पहले से मिट्टी पड़ा हुआ है, वहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसको हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक, तो देखिए यह है आपके बिहार की नदियाँ। बीच में गंगा नदी है और इधर से भी नदियाँ आती है और इधर से भी नदी आती है, सब कहाँ मिल जाती है? गंगा में। ठीक, और यह जो नदी है यह हमेशा इसी मोटाई का नहीं रहता है। जब बाढ़ आता है तो यह नदी बहुत चौड़ा हो जाता है। ठीक, बाढ़ आता है तो यह जितनी भी नदियाँ हैं सब बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाती है। फिर जैसे जैसे फिर बाढ़ खत्म होता है वैसे वैसे फिर ये नदियाँ छोटी हो जाती है। ठीक, तो बाढ़ का पानी जहाँ तक पहुँच पाता है वहाँ बाढ़ अपने साथ साथ लाएगा, मिट्टी भी लाता है। बाढ़ जब आता है पानी तो खाली पानी थोड़ी आता है, वह पानी बहुत सारा मिट्टी को ढो के लाता है उधर से। ठीक, तो जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी आता है वहाँ वहाँ नया मिट्टी पहुँच जाता है। ठीक, तो उसको खादर कहते हैं। और बीच बीच में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ का पानी कभी पहुँचा ही नहीं, कहीं पहुँच ही नहीं पाता है, तो वहाँ बहुत पहले से मिट्टी वहाँ पर जैसा का तैसा है, तो उस पुराने मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा यह बांगर क्या है और यह खादर क्या है। ठीक है, इस तरह से यह जो भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर जो विशाल मैदान का 4 भाग है, बाबर, तराई, बांगर और खादर, यह क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है दक्षिण का पठार। आप पीछे हिमालय पर्वत श्रेणी को समझ चुके हैं, उत्तर का विशाल मैदान को भी समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे दक्षिण का पठार। तो देखिए यह है आपका भारत का नक्शा और इस भारत के नक्शे में पठार कहाँ है यह हमको बताने की जरूरत नहीं है, कितना बार बता चुके हैं। ठीक है, तो दक्षिण का पठार जो है वह कहाँ पे है? देखिए यहीं पे है। ठीक, यह जो पूरा क्षेत्र है यह पूरा दक्षिण का पठार है। यह है आपका दक्षिण का पठार। ठीक है, और दक्षिण के पठार में देखिए इसके चौहद्दी की अगर बात करें तो देखिए इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है, पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ है। ठीक है, तो भारत देश के मानचित्र पे देखिए, भौतिक मानचित्र पे यह है पूरा आपका दक्षिण का पठार। ठीक, और इस दक्षिण के पठार के उत्तर में देखिए यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, यहाँ अरावली श्रेणी है। ठीक है, यह उत्तर का चौहद्दी है। ठीक, अच्छा, पश्चिम में देखिए पश्चिमी घाट है और पूरब में यह पूर्वी घाट है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण का जो पठार है इसके मुख्यतः 2 भाग दिए यहाँ पे किताब में। कौन कौन सा? मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। ये दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यह जो पूरा दक्षिण का पठार है वह मुख्य रूप से 2 भागों में यहाँ पे किताब में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला है मध्य उच्च भूमि। देखिए यह जो क्षेत्र है यह मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र है। ठीक है, और इसके बाद इधर का जो क्षेत्र है यह डेक्कन का पठार है, दक्कन का पठार। ठीक, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू, और यह है मध्य उच्च भूमि। ठीक, और इस मध्य उच्च भूमि में मुख्य रूप से यह अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी है और सतपुड़ा की श्रेणी है। ठीक है, महादेव की श्रेणियाँ भी है। ठीक, महादेव की पहाड़ियाँ है। उसके बाद देखिए यह जो मध्य उच्च भूमि है इसमें मुख्य रूप से 2 पठार है। यहाँ पे देखिए मालवा का पठार है और इधर छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, अगर पॉलिटिकल मैप पर देखेंगे तो यह जो मध्य उच्च भूमि का जो पठार है यह मुख्य रूप से ये कुछ राजस्थान का क्षेत्र में है, कुछ दिल्ली के क्षेत्र है। ठीक, कुछ मध्य प्रदेश का इधर वाला क्षेत्र है, कुछ यूपी का इधर वाला क्षेत्र है। ठीक, और फिर झारखंड का कुछ क्षेत्र है और कुछ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से इन राज्यों में आपका पठारी भाग का विस्तार है, मध्य उच्च भूमि का जो पठारी भाग है इसका विस्तार है। ठीक, उसके बाद जो डेक्कन का पठार है वह मुख्य रूप से इन राज्यों में है। जैसे देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, यह सब जो क्षेत्र है यह मुख्य रूप से दक्कन का पठार का क्षेत्र है। तो देखिए दक्षिण का पठार जो है इसका जो मुख्य रूप से 2 भाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि में कुछ चीज़ें इसको आप नोट कर ले। तो देखिए मध्य उच्च भूमि में आप मैप में देखें कि हम यहाँ मुख्य रूप से 2 पठार है। पहला है मालवा का पठार और दूसरा है छोटा नागपुर का पठार। ठीक, तो मालवा का पठार जो है उसमें मुख्य रूप से राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक, राजस्थान के क्षेत्र में मुख्य रूप से बहने वाली जो नदियाँ है वह है चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है इसमें मुख्य रूप से बहने वाली जो नदियाँ है वह है दामोदर नदी, सोन नदी और स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, और छोटा नागपुर का जो पठार है वह सबसे ऊंचा पठार है। यानी मध्य उच्च भूमि में यह जो 2 पठार है इसमें इधर वाला जो यह जो है यह मालवा पठार है और यह छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, तो इस दोनों में छोटा नागपुर का जो पठार है यह ऊंचा पठार है। ठीक, यही कह रहा है। इसके बाद देखिए इसी में आगे अरावली की औसत ऊंचाई 300 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। ठीक है, माउंट आबू इसको गुरु शिखर भी कहते हैं। ठीक, यह 1722 मीटर ऊंचा है। यानी अभी तो आप थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि हमारे भारत देश में जितने भी चोटियाँ हैं वह सब बड़ी बड़ी चोटियाँ वह सब कहाँ है? इस हिमालय में है। ठीक, लेकिन इस हिमालय को छोड़ दिया जाए अगर तो इस तरफ की अगर पहाड़ियों का बात हो तो अरावली श्रेणी देखिए यहाँ पे है। इस अरावली श्रेणी में जो माउंट आबू है यानी गुरु शिखर यह सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक, इसके बाद है आपका अगला टॉपिक दक्कन का पठार। ठीक है, तो दक्कन का पठार कहाँ है? तो यही है आपका दक्कन का पठार। ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र है यह पूरा दक्कन का पठार है। ठीक, असल में यह पूरा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन इसको आपकी किताब में 2 भाग में बांट दिया है। इसको कर दिया है मध्य उच्च भूमि। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से 2 पठार है, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद यह जो है यह मुख्य रूप से दक्कन का पठार है। ठीक, अब देखिए इस पूरे पठार को प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुला प्लेट्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि यह देखिए तीनों बगल से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, और एक तरफ से ही स्थल से घिरा हुआ है, बाकी चारों बगल से तीनों बगल से समुद्र से ही घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। और यह जो देखिए दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार यह मुख्य रूप से देखिए इधर
पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है और इधर पूर्वी, इधर इन सब पहाड़ियों और यानी अरावली, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा की श्रेणी इत्यादि इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह सब पूरा क्षेत्र क्या है, दक्कन का पठार है। देखिए इसे मुख्य रूप से यहाँ पे ये महानदी है, गोदावरी नदी है, यहाँ कृष्णा नदी है, यहाँ कावेरी नदी है, ठीक है। तो यह सब नदियाँ हैं, बहुत सारी इसमें पहाड़ी है, छोटे बड़े पहाड़ हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप दक्षिण का पठार को भी समझ चुके हैं अच्छे से, दक्षिण का पठार। अब हमारा अगला टॉपिक है तटीय मैदान। हम समझते हैं तटीय मैदान क्या है। तो यहाँ आपका टॉपिक तटीय मैदान, इसके बारे में क्या कह रहा है कि दक्षिण के पठार के दोनों किनारों पर तटीय मैदान का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं द्वारा या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है, ठीक है। इसके दो बड़े भाग हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। मैप पर समझते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यह जो पठारी भाग है, ठीक है, इस पठारी भाग के दोनों किनारों पर क्या है, तटीय मैदान है, ठीक है। यानी यह पूरा क्षेत्र जो है, यह पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, यह तटीय मैदान का क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। इसके दो बड़े भाग हैं, पढ़ चुके हैं। पहला क्या है, पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट, ठीक। पश्चिमी तट जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है और पूर्वी तट पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पश्चिमी तट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यह जो पश्चिमी तट है यह मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोंकण कोस्ट है, ठीक है, यानी उत्तरी भाग को हम लोग कोंकण कोस्ट कहते हैं, कोंकण तट, और दक्षिणी भाग को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, मालाबार कोस्ट, ठीक। यानी ये जो पूरा पश्चिमी घाट है यह दो भागों में है, इधर का कोंकण घाट और इधर का मालाबार, कोंकण तट और इधर का मालाबार तट, ठीक। और यह जो पूर्वी तट है यह मुख्य रूप से कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और अगर आप इसके उत्तर में जाएंगे तो इसको गोलकुंडा तट कहते हैं, ठीक है। इधर गोलकुंडा तट और इधर कोरोमंडल तट, ठीक। जैसे पश्चिमी घाट में कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, वैसे ही पूर्वी भाग में भी कोरोमंडल कोस्ट और गोलकुंडा कोस्ट है, ठीक है। कोस्ट को इंग्लिश में तट कहते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और आप नोट कर ले, यह जो भारत का जो दक्षिणी सीमा रेखा है यह पूरा का पूरा समुद्र तट से घिरा हुआ है, ठीक है। और यह जो मुख्य भूमि का जो तटीय सीमा रेखा है, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर पूरा जो समुद्र तट से जो घिरा हुआ है यह पूरा जो रेखा है इसका लंबाई अगर नापिएगा तो यह लंबाई हो जाएगा पूरा 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर। तो देखिए इस तरह से अपने भारत के भौतिक विभाग में दक्षिण का पठार तटीय मैदान को भी आप समझ लीजिए अच्छे से। हम चलते हैं भारतीय मरुस्थल पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ है आपका भारतीय मरुस्थल, और यह भारतीय मरुस्थल है कहाँ, तो यह राजस्थान के पश्चिम में है, ठीक है। देखिए यह है आपका पूरा राजस्थान, ठीक। और इस राजस्थान के पश्चिम में है, यह भारत का बहुत बड़ा मरुस्थल है, इसको थार नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कह रहा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय मरुस्थल कहते हैं, राजस्थान का मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक। यह 6 से 44 किलोमीटर लंबा है और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इस पूरे मरुस्थल का अगर क्षेत्रफल पता करेंगे तो यह क्षेत्रफल है 1,04,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यह शुष्क जलवायु, एकदम सूखा जलवायु रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है, ठीक है। बरसात के समय में ही कुछ नदियाँ नजर आती है और बरसात खत्म होता है तो वह नदियाँ खत्म हो जाती है, ठीक। तो क्या है हमारा पूरा भारतीय मरुस्थल। एक चीज़ और नोट कर ले कि इस मरुस्थल में एकमात्र बड़ी नदी बहती है जिसका नाम है लूनी नदी। यह लूनी नदी कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द्वीप समूह, ठीक है। यह द्वीप समूह क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यह है हमारे पूरे भारत देश का मानचित्र, ठीक। और इस भारत देश के मानचित्र के सबसे नीचे में अगर देखेंगे तो देखिए इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। और इधर लक्षद्वीप समूह है, ठीक। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप है और इधर लक्षद्वीप है, ठीक। इन्हीं द्वीपों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह हमारे भारत देश के जो मुख्य भूमि है उससे सटा हुआ नहीं है, समुद्र में है, ठीक है। छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पे, लक्षद्वीप में भी और अंडमान निकोबार द्वीप में भी, ठीक है। अब अगर आप इस द्वीप समूह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो देखिए भारत की समुद्र सीमा के अंतर्गत कुल द्वीप संख्या कितनी है, 1256 द्वीप है पूरा हमारे भारत देश में, माने यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को मिला के कितना है, 1256, ठीक। जिसमें से बंगाल की खाड़ी में 572 को द्वीप है, ठीक। और अरब सागर में 47 को द्वीप है, ठीक है। देखिए यह बंगाल की खाड़ी है और यह अरब सागर है, ठीक। यहाँ कितना है, इसमें 572 को द्वीप है और इसमें क्या को द्वीप है, इसमें 47 को द्वीप है, ठीक है। हम देखिए इस द्वीप समूह में जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें लिख रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। बंगाली खाड़ी में जो बड़े बड़े द्वीप हैं उनको क्या कहते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या करती है, दो भागों में बांटती है। इसको समझ लीजिए आप। तो देखिए यह है आपके भारत का मानचित्र और इधर है बंगाल की खाड़ी और यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और देखिए अगर आप इसको स्केल पर देखेंगे तो देखिए यहाँ यह रेखा है लॉन्गिट्यूड रेखा जो सीधा सीधा खड़ा है, ठीक। और यह जो सोया रेखा है यह सब लेटीट्यूड रेखा है, ठीक है। तो यह जो लेटीट्यूड रेखा है देखिए यहाँ पे 8 डिग्री है, यहाँ पे 12 डिग्री है, ठीक। तो 10 डिग्री यहीं से जाएगा, ठीक है। 10 डिग्री रेखा जो होगा यहीं से जाएगा और यह जो 10 डिग्री रेखा होगा इस पूरे अंडमान निकोबार को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटती है, ठीक है। ये द्वीप जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है। और यह कहाँ है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
देखिए यह है आपके भारत का मानचित्र और यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आप इसको थोड़ा और जूम करेंगे तो देखिए सबसे नीचे देखिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। ठीक है, इसी ग्रेट निकोबार को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, और यह आपके भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, आपके भारत देश का सबसे दक्षिण बिंदु यहाँ पे अगर स्थल की बात हो तो यहाँ पे कन्याकुमारी होगा। ठीक, और अगर स्थल की बात नहीं हो पूरे भारत देश का बात हो तो यहाँ पे होगा इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अरब सागर के बारे में कह रहा है कि लक्षद्वीप के बारे में, कि अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ठीक है, अभी आप देखे हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार, और अगर अरब सागर में कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। ठीक, पूरा द्वीप समूह कैसे बना है, तो प्रवाल निक्षेप से बना है। ठीक, और 11 डिग्री चैनल के द्वारा दो भागों में बटा हुआ है। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार बटा हुआ है दो भाग में, और 11 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप दो भाग में बटा हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरह से आप इस द्वीप समूह को भी अच्छे से समझ गए हैं। इसी तरह से आपका जो भारत का भौतिक विभाजन था 6 भागों में, हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह, इन सभी को आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आशा आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा रिपीट करके देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, इसके बाद देखिए इसका अभ्यास प्रश्न है।